नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? ये टाइम जो है ये बहुत ही अटपटा टाइम है थोड़ा ना क्लास का। तो कल से आपकी क्लास होगी दोपहर 3 बजे, ठीक है? 3 बजे सही है ना? कौन कह रहे नहीं? जो नहीं कह रहे हैं वो जरा बताएं क्यों नहीं? मतलब कोई कारण है इसके पीछे या फिर ऐसे ही नहीं कि सर क्या बताएं 3 बजे मजा नहीं आता, ऐसा तो नहीं है? सर उस समय क्लास चलती है, कौन सी क्लास चलती है उस समय? साइंस की क्लास होती है। साइंस की क्लास होती है 4.0 में। जरा हैंड रेज कीजिए जो नहीं कह रहे हैं, बात किया जाए पहले क्या इशू है। लेकिन इसमें तो बात होगी नहीं। 3.0 की क्लास होती है ना। 3.0 से आपका क्या मतलब? आपकी क्लास तो 4.0 वाली है। कोई बात नहीं है, अगर मान लीजिए 3.0 वाले हैं आप तो कोई बात नहीं, उसमें काम करिएगा। ज्यादा क्लास तो है नहीं, 5-6 दिन की और क्लास बची है, तो आप लोग उसको थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे, रिकॉर्डेड देख लेंगे, क्या करना है? हैं? सही है ना? रिकॉर्डेड देख, क्योंकि मेरे साथ भी समस्या, बड़ा लेट हो जाता है मुझे घर और जाने पे। अब आप लोग तो घर पे बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत है नहीं। 10 बजे छूटता हूँ, फिर इतनी ठंडी, फिर घर जाना बड़ा हेक्टिक हो जाता है थोड़ा सा, है ना? स्कूल में रहते हैं तो इसलिए चलिए कोई बात नहीं, मंडे तक अब चूंकि शेड्यूल करवा दिया है मैंने, आप लोग देखिए उस पर लग गई होगी क्लास 3 बजे कल से। तो अभी तो शेड्यूल कर दिया है, बट आप लोग कोई बात नहीं, नहीं कहेंगे तो फिर आगे नहीं होगा। तो अभी तो आपका आज ट्यूसडे है, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे की क्लास तो लग चुकी है। सही है 3 बजे। चलिए तो अब हम कहाँ थे कल? हम थे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पर ना। चलिए पोल कराते हैं, देखते हैं कितने लोग कितने पक्ष में जाते हैं ना, कोई पोल से जाए। एक पोल कराते हैं, आप लोग जरा हिस्सा लीजिए पोल में, फिर देखा जाए। चलिए पोल एक दिया है मैंने, पोल के द्वारा जरा देखा जाएगा। सभी लोग पोल में हिस्सा लें, सभी लोग। 3 बजे या 9 बजे पोल के द्वारा आंसर बताएं। आनंद ऐसे कॉपी पेस्ट मत करिए, पोल में बताइए। पोल में जितना कॉपी पेस्ट करना है, पोल मैंने दिया है, तो आप लोग पोल के थ्रू बताइए, तो उसमें पता चलेगा एग्जैक्ट।
ओहो भैया बराबर एकदम आया रिजल्ट आप लोगों का। अब मुझे लगता है मुझे जो है निर्णायक मत देना पड़ेगा क्या जी। 50% लोगों ने वोट किया है ए, 50% ले बी, एकदम 50-50 हो गया है। 50-50 हो गया है। एकदम 50-50 हुआ है, तो गड़बड़ हो गया। डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक में क्या अंतर है, चलिए बता देंगे सर। आप इसके बाद क्लास नहीं लीजिएगा ज्योग्राफी? नहीं, मेरा मत तो वही है 3 बजे ना, क्योंकि मत था तभी तो लगवा लिया क्लास, कि आप लोगों को भी लेट होता होगा कि रात में क्या पढ़ना, और मुझे बहुत कष्ट होता है रात में। चलिए कोई नहीं, 1.5 घंटे की बात है। देखते हैं, अभी तो क्लास कल की लग गई है, उसको देखना पड़ेगा। चलिए हेडिंग डालिए सभी लोग, मंत्रिपरिषद। हेडिंग डालिए मंत्रिपरिषद, जल्दी से, बिल्कुल तेजी के साथ। देखिए मंत्रिपरिषद, मैंने आपको बताया था कि मंत्रिपरिषद का मतलब है, मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद के बीच में पहले अंतर देख लीजिए। मंत्रिपरिषद एवं मंत्रिमंडल में अंतर। मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल में अंतर। मंत्रिपरिषद एवं मंत्रिमंडल में क्या अंतर होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड कैबिनेट में क्या अंतर होता है। अच्छा, किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा था क्या, डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक। अच्छा, अभी आपके ही कोई साथी हैं जो डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक में अंतर जानना चाह रहे हैं। डेमोक्रेसी मतलब होता है, ये शासन की एक व्यवस्था है जिसमें जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए, जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता का शासन होता है। फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। एंड रिपब्लिक का मतलब होता है जहां का हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ स्टेट यानी कि राष्ट्राध्यक्ष जो होता है, राज्य का प्रमुख होता है, वो वंशानुगत ना होकर के, वंशानुगत ना होकर के उसका जो पद होता है वो निर्वाचित होता है। निर्वाचित किसके द्वारा, जनता के द्वारा, जनता के द्वारा चुना जाता है, निर्वाचित होता है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, तो उसको रिपब्लिक बोलते हैं। डेमोक्रेसी मतलब जनता का जनता के द्वारा जनता से। यही अंतर है हमारे और ब्रिटेन में। ब्रिटेन, यूके रिपब्लिक नहीं है, लेकिन इंडिया रिपब्लिक है। क्यों? क्योंकि यूके में, यूनाइटेड किंगडम में आप देखते हैं कि वहां पे जो राष्ट्राध्यक्ष है, महारानी, वो वंशानुगत शासन चला रहा है, लेकिन हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति होता है वो जनता के द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है, इसलिए हमारे यहाँ रिपब्लिक है। ठीक है, तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। खैर, तो मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल में अंतर को अगर हम देखें तो इसको इस प्रकार समझा जा सकता है, जैसे मान लीजिए एक गोला है, वेन समझिए, ये है मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मंत्रिपरिषद है। इसी में एक छोटा गोला है, ये है मंत्रिमंडल। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंतर्गत ही मंत्रिमंडल भी आता है। जैसे मंत्रिपरिषद में कई तरीके के मंत्री होते हैं, हालांकि अभी लिखवाऊंगा इसको, मैं यहीं लिखवा देता हूँ। लिखिए,
मंत्रिपरिषद में कई तरह के मंत्री होते हैं, जैसे कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री आते हैं इसमें। कैबिनेट मंत्री मतलब जो बड़े विभागों के मंत्री होते हैं, बड़े बड़े विभाग, बड़े विभाग इसमें होते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे तो जैसे गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री है, रक्षा मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय है आदि। उसके बाद होते हैं इसमें स्टेट मिनिस्टर्स, राज्य मंत्री होते हैं, स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं। और तीसरा होता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री इंडिपेंडेंट चार्ज, स्वतंत्र प्रभार। और कुछ उप मंत्री भी होते हैं। तो ये कैटेगरीज होती है। अगर हम मंत्रिपरिषद को देखेंगे तो मंत्रिपरिषद का मतलब होता है कैबिनेट मंत्री, चैट को प्राइवेट कर दें, अच्छा प्राइवेट कर दे रहा हूं। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आते हैं। और जब हम बात करेंगे दोस्तों मंत्रिमंडल का, तो कैबिनेट मंत्रियों के समूह को ही मंत्रिमंडल बोलते हैं। इन्हीं के समूह को ही मंत्रिमंडल, कैबिनेट शब्द बोला जाता है कैबिनेट मंत्रियों के समूह को। तो ये मंत्रिमंडल के अंतर आते हैं। पहली बात नोट कर लिया, नोट कर लीजिए। दूसरी बात क्या है इसमें? दूसरी बात है कि मंत्रि परिषद, ये जो शब्द है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, संविधान में प्रत्येक स्थान पर इसी शब्द का इस्तेमाल मिलता है, उपयोग। संविधान में प्रत्येक स्थान पर मंत्रि परिषद शब्द का इस्तेमाल मिलता है, या इसी शब्द का इस्तेमाल मिलता है, इसी शब्द का प्रयोग किया गया है। इसी शब्द का प्रयोग किया गया है। और अगर हम देखेंगे मंत्रिमंडल को, कैबिनेट शब्द, तो मंत्रिमंडल मूल संविधान में ये शब्द नहीं था। जब हमारा संविधान बना तो उसमें ये शब्द नहीं था। मंत्रिमंडल मूल संविधान में नहीं था, मूल संविधान में नहीं था। बाद में इसे जोड़ा गया, बाद में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, संविधान संशोधन के माध्यम से के द्वारा अनुच्छेद 352 में जोड़ा गया। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल में जोड़ा गया, में जोड़ा गया। केवल यहीं पर अनुच्छेद 352 में ही मंत्रिमंडल शब्द मिलता है बस, बाकी हर जगह मंत्रिपरिषद। नोट कर लीजिए। डन। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार तीसरे नंबर पे। देखिए याद नहीं होता है ना, तो याद नहीं होता तो याद करना पड़ेगा ना भाई, ये कौन सी बात है, याद नहीं होता। जब ज्यादा पढ़ेंगे आप, मैक्सिमम टाइम रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगा। सो डोंट वरी, पढ़ते रहे। ताबाशाही, ताबाशाही सर, ताबाशाही सरकार क्या होता है? ताबाशाही मतलब संगीता क्या कहना चाह रही? हो गया डन? चलिए तब एक सेकेंड यहां पे लिखिए। अब लिखिए पहला पॉइंट, आर्टिकल 74 अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 क्या कहता है? अनुच्छेद 74 डील्स विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज प्रेसिडेंट। अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद यानी राष्ट्रपति को या राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, एक मंत्रिपरिषद होगी। राष्ट्रपति को असिस्ट करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। ये बात कही गई है
कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। अनुच्छेद 75 कहता है डील्स विद द अदर प्रोविजंस टू द मिनिस्टर, यानी कि मंत्रिपरिषद के कार्यों के बारे में बातचीत की गई, मंत्रिपरिषद के अन्य प्रावधानों के बारे में जानकारी मिलती है अनुच्छेद 75 में। इट कंसिस्ट ऑफ 3 कैटेगरीज, यानी मंत्रिपरिषद 3 प्रकार के होते हैं, जो मैंने अभी बताया। कैबिनेट मिनिस्टर, दे आर मेंबर ऑफ कैबिनेट एंड प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मिंग पॉलिसीज, यानी बड़े बड़े मंत्रालयों के। दूसरा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, राज्य मंत्री, ही कैन गिव एन ईदर इंडिपेंडेंट चार्ज और वर्क अंडर कैबिनेट मिनिस्टर्स। और तीसरा होता है डिप्टी मिनिस्टर, उप मंत्री, दे आर अटैच्ड टू द कैबिनेट मिनिस्टर, इनके अंडर में काम करते हैं, इनकी सहायता के लिए। ठीक है, देन सर हिंदी में लिख लाया कीजिए हिंदी वालों के लिए। तो बता तो दिया हिंदी, ये तो पहले ही मैंने पता दिया ना, कैबिनेट मिनिस्टर क्या है, स्टेट मिनिस्टर क्या है, मंत्रिपरिषद। इंग्लिश वालों के लिए हिंदी में तो पहले ही लिखवा दिया मैंने। यही तो है हिंदी, हिंदी आप लोग बड़ा करते हो भाई। ये क्या मैंने लिखवाया अभी, यही ना लिखवाया, 3 कैटेगरी होती है मंत्रिपरिषद की, और वही चीज यहाँ पर लिखा है, 3 कैटेगरीज मिनिस्टर्स की। सर डिप्टी मतलब मिनी नहीं, डिप्टी मतलब होता है उपमंत्री। उपमंत्री का मतलब जो कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए होते हैं, ठीक ना, हो गया डन। नेक्स्ट नोट करके लिखिए, नोट करके पहला, कैबिनेट वर्ड इज इंसर्टेड इन कॉन्स्टिट्यूशन बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, मैंने लिखवा दिया। कैबिनेट शब्द का इस्तेमाल, मंत्रिमंडल शब्द का इस्तेमाल 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। अंडर आर्टिकल 75 मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा एंड इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल टू द प्रेसिडेंट। इसके बारे में नहीं लिखवाया तो लिखवा देता हूं। अनुच्छेद 75 कहता है, अनुच्छेद 75 ऐसे लिख लीजिए, अनुच्छेद 75 के अंतर्गत 75, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, लोकसभा के प्रति होती है, और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है, उत्तरदायी होती है, यही बात लिखी गई, नोट कर लीजिए। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति। क्यों राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है, क्यों, पर लिख लीजिए, मैं समझा दूं क्यों। ठीक है, क्या सरप्राइज दिए हैं प्रीति जी, क्या सरप्राइज दिए? पीडीएफ दिए हैं तो मैसेज क्यों कर रहे हैं बार बार, कौन मैसेज कर रहा है?
सेकंड नंबर फिर से बता दीजिए, सेकंड नंबर कहां पर है? ये मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? सीधे आम जनता करती है। सीधे आम जनता लोकसभा के सदस्यों का चुनाव करती है, नहीं हम लोग वोट करते हैं लोकसभा के। यानी कि लोकसभा क्या करती है? जनता की भावना उसमें निहित होती है दोस्तों। अब चूंकि इसीलिए लोकसभा में जिस पार्टी का बहुमत होगा सरकार उसी की बनेगी। क्लियर? लोकसभा में जिस पार्टी का बहुमत होता है सरकार उसी की बनेगी। और साथ ही साथ इसीलिए जो कार्यपालिका यानी मंत्रिपरिषद होती है वो लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है। लोकसभा में जब तक बहुमत है तब तक सरकार है, बहुमत गया सरकार गया, गायब। क्लियर? तो ये है मतलब इसका। रूप से राष्ट्रपति के प्रति क्यों उत्तरदायी हो? तो क्योंकि मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। नोट करके लिखिए, मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। नोट करके लिख लीजिए, मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? मंत्रियों की नियुक्ति पी यानी प्रेसिडेंट करता है। डन। अब ये हो गया आपका मंत्रिपरिषद समाप्त। अब कुछ क्वेश्चंस को देखिए, मैंने बताया था आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस कराएंगे। सभी सीट बता दीजिए एक बार, यही सब रह गया बताने के लिए है, उसको तो देख ही सकते हैं आप लोग, समझाने वाला काम करने दीजिए। है जी, चलिए हो गया डन। नेक्स्ट अब क्वेश्चंस हैं और इसका आंसर आप लोग बताइएगा। पहला, व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर द एलिजिबिलिटी टू बी प्रेसिडेंट टू ए प्रेसिडेंट कैंडिडेट? राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की पात्रता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? देखिए बढ़िया, मस्त, कितना बढ़िया बता रहे हैं। देखिए तो 35 साल है ना, कितना 35 ईयर्स। डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। मिनिमम एज 35 ईयर, मैक्सिमम एज में नो लिमिट, कोई उम्र सीमा नहीं है, नो लिमिट, कोई उम्र सीमा नहीं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, हाउ कैन द वाइस प्रेसिडेंट बी रिमूव्ड फ्रॉम द पोस्ट? उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है? चार ऑप्शन है। महाभियोग की पूरी प्रक्रिया से, राज्यसभा पूर्ण बहुमत से प्रस्ताव पारित कर उन्हें हटा सकती है लेकिन लोकसभा की सहमति जरूरी है। सी ऑप्शन ए और बी दोनों के द्वारा, या फिर डी है निम्नलिखित में से कोई नहीं। जल्दी बताइए सभी लोग। बहुत बढ़िया, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन गलत, बी ऑप्शन सही है। राज्य उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का चूंकि पदेन सभापति होता है, तो राज्यसभा क्या करेगी? 2/3 बहुमत द्वारा एक प्रस्ताव पास करेगी, फिर वह प्रस्ताव लोकसभा जाएगा। लोकसभा में आधे से ज्यादा लोग 50% + 1 सहमत हो जाएंगे तो उपराष्ट्रपति अपने पद से गायब हो जाएगा। तो बी ऑप्शन है इसका सही। क्या होगा? बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा उपराष्ट्रपति निर्विरोध चुना गया था? बताइए। राष्ट्रपति के लिए महाभियोग है, उपराष्ट्रपति के लिए कोई महाभियोग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा उपराष्ट्रपति निर्विरोध चुना गया था? राधाकृष्णन, वेंकटरमन, बीबी गिरी, नन ऑफ द एबव। कितना बढ़िया बता रहे, देखिए बीबी गिरी बता रहे, बिल्कुल गलत जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा उपराष्ट्रपति एक सेकेंड, वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट नहीं, यहाँ पे कर लीजिए, क्वेश्चन में बदलाव करता हूं मैं, यहाँ पे प्रेसिडेंट कर लीजिए। सवाल ये पूछा गया है राष्ट्रपति, कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध चुना गया था? तो निर्विरोध चुना गया था, नन ऑफ द अबव हो जाएगा। क्या नाम है? नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीवा रेड्डी जो है, नीलम संजीव रेड्डी, ये जो है निर्विरोध चुनाव जीते थे, निर्विरोध, कोई विरोध ही नहीं थे। ठीक है। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति को हटाने का संकल्प कहां प्रस्तावित किया जा सकता है? केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, किसी भी सदन में, या फिर मंत्रिमंडल में? बताइए, आंसर बताइए जल्दी फटाफट सभी लोग। चलिए, तो ये हो जाएगा क्या? तो केवल राज्यसभा में। उपराष्ट्रपति को हटाना है तो केवल राज्यसभा में प्रस्ताव पारित होगा। प्रस्ताव कहां आएगा? तो केवल राज्यसभा में प्रस्तावित। नेक्स्ट, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, मनोनयन होता है, या फिर कोई स्पष्ट प्रावधान ही नहीं? हाउ इज द प्रेसिडेंट इलेक्टेड? कैसे इलेक्ट होता है प्रेसिडेंट? क्या साहब लोग बताइए जरा।
बी सी बता रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, बी ऑप्शन। अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इंडियन जुडिशरी। इंडियन जुडिशरी। तो पहले ये बताइए कि पहले क्या पढ़ना पसंद करेंगे, पहले संसद पढ़ा दें या फिर न्यायपालिका पढ़ा दें? क्या पढ़ना पहले पसंद करेंगे? जुडिशरी पढ़ लिया जाए कि संसद पढ़ेंगे? संसद पढ़ेंगे। चलिए संसद पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं, आप लोगों के अनुसार चलेंगे। पढ़ना भैया आप लोगों को है, तो आप लोग ही बताइएगा क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो संसद अब स्टार्ट करेंगे, और संसद को स्टार्ट करने से पहले मैं क्या करूंगा, तो इसको जो है खत्म हो गया शायद ना। तो ये पीडीएफ क्या आप लोगों को दे दूं, फिर उसके बाद संसद स्टार्ट करूं, है? चलिए, कुछ भी कह रहे हैं, कुछ भी नहीं, जो आप लोग कहिएगा वही होगा भाई, वही है, वही जो राम रच रखा है। चलिए, इसमें तो है नहीं। स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालिए संसद, हिंदी सभी लोग डालिए संसद, पार्लियामेंट। संसद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट। संसद क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट। अब देखिए संसद क्या है, संसद जो है ये केंद्रीय विधायिका है, केंद्रीय विधायिका, सेंट्रल लेजिस्लेटिव बॉडी है। केंद्रीय विधायिका का मतलब होता है कि विधायिका का मतलब होता है कानून बनाने वाली संस्था, केंद्रीय विधायिका, केंद्रीय विधायिका है संसद, जिसे पार्लियामेंट बोलते हैं, ठीक है। संसद के बारे में कहां पर जानकारी मिलती है, तो आर्टिकल 79, अनुच्छेद 79 लिख लीजिए, अनुच्छेद 79 संसद के बारे में प्रोविजन करता है, संसद के बारे में बताता है, ठीक है। संसद के बारे में कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 79, भाग 5, किस भाग में है, भाग 5 में है, संविधान के भाग 5 में है, बिल्कुल सही बात है, संविधान के भाग 5 में। संसद के 3 अंग हैं, संसद के कितने अंग हैं दोस्तों, 3 अंग, 3 अंग होते हैं संसद के। 3 अंग कौन कौन से हैं, 3 बॉडी, 3 बॉडी में सबसे पहला है लोकसभा, लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा, दूसरा क्या है, राज्यसभा, और तीसरा है राष्ट्रपति। तो चूंकि राष्ट्रपति तो आप लोग पढ़ चुके हैं, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति पढ़ चुके हैं, तो इसको नहीं पढ़ना है, यहां पर इसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। लोकसभा के बारे में किस आर्टिकल में जानकारी मिलती है, तो ये आर्टिकल हो जाएगा क्या, आर्टिकल 81, अनुच्छेद 81 में। राज्यसभा के बारे में कहां पर लिखा गया है, किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 80 में। और राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 52 में, आर्टिकल 52। नोट करिए, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट। आर्टिकल 79 क्या कहता है, लिखिए, अनुच्छेद 79 लिखिए, अनुच्छेद 79 लिखिए, संघ के लिए एक संसद होगी, संघ के लिए एक संसद होगी। आर्टिकल 79 क्या कहता है, ये नोट कर लिया ना सबने, डन, डन है इतना, डन है, चलिए। अच्छा, यहां पे कार्य भी लिख लीजिए, कार्य, संसद का कार्य क्या है, फंक्शन इसका क्या है, इस कार्य है विधि बनाना, कानून बनाना, केंद्रीय स्तर पर कानून बनाना, लॉ फॉर्मेशन एट सेंट्रल लेवल, केंद्रीय स्तर पर विधि बनाने का निर्माण या कानून बनाने का निर्माण, इसका काम क्या है, कानून बनाना, ठीक है। केंद्रीय स्तर पर कानून बनाने का कार्य किसका होता है दोस्तों, संसद का होता है, ठीक है, हो गया। चलिए नोट कर, इसमें लिखिए, हाँ आर्टिकल 79 लिखिए,
आर्टिकल 79 लिखिए, अनुच्छेद 79 क्या कहता है? अनुच्छेद 79 कहता है संघ के लिए एक संसद होगी। संघ के लिए एक संसद होगी, एक संसद होगी, संसद होगी जो लोकसभा, कौमा राज्यसभा, जो लोकसभा कौमा राज्यसभा तथा राष्ट्रपति से मिलकर बनेगी, तथा राष्ट्रपति से मिलकर बनेगी, तथा राष्ट्रपति से मिलकर बनेगी। यही बात लिखी गई आर्टिकल 79। मतलब कि संसद के 3 बॉडी, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। क्लियर हो गया इतना? बोलिए, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। तो अब इसमें पहला लिखेंगे लोकसभा, हेडिंग डालिए लोकसभा। सभी लोग हेडिंग डालेंगे लोकसभा। सर नोट नहीं किए, क्यों नहीं नोट नहीं किए? हेडिंग डालिए लोकसभा, से बीच में लिखे लोकसभा। फ्लो चार्ट के माध्यम से मैं आपको बता दूंगा लोकसभा के बारे में। लिखिए लोकसभा। लोकसभा की प्रथम बैठक कब? 13 मई 1952। लिखिए प्रथम बैठक, फर्स्ट सिटिंग इसकी कब हुई थी? प्रथम बैठक हुई 13 मई 1952 को। 13 मई 1952 को इसकी प्रथम बैठक हुई। प्रथम बैठक कब हुई? 13 मई 1952 को। ठीक है, चलिए। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के फर्स्ट स्पीकर, प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर। देखिए जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर प्रथम। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष ओम बिड़ला, ओम बिड़ला है वर्तमान अध्यक्ष। और प्रथम महिला अध्यक्ष, प्रथम महिला अध्यक्ष, फर्स्ट फीमेल चेयरमैन, तो क्या हो जाएगा स्पीकर? तो ये हो जाएगा मीरा कुमार। मीरा कुमार, नोट करिए, प्रथम महिला मीरा कुमार। लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता, कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए लोकसभा सदस्य बनने की? तो इसमें लिखिए पहला, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता में पहले लिखिए भारत का नागरिक होना चाहिए, इंडियन सिटीजन, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, न्यूनतम उम्र, मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। तीसरा, कोई लाभ का पद धारण न करता हो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कोई लाभ का पद न धारण करता हो। ठीक है, और यहीं पर लिख लीजिए, 106वां जो संविधान संशोधन हुआ, 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2023 में 106वां संविधान संशोधन हुआ, और इसके द्वारा एक तिहाई सदस्य महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया। एक तिहाई सीट महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया, रिजर्व कर दिया गया, के लिए आरक्षित। एक तिहाई सीट लोकसभा का महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया। क्लियर? लोकसभा सदस्य की बात करते हैं, अगर लोकसभा के सत्रों की बात करते हैं, ठीक है, अगर सत्र की बात करें, सेशन की बात करें, तो सत्राहूत कौन करेगा? आप लोगों ने पढ़ लिया था, सत्राहूत कौन करेगा? तो सत्राहूत करेगा प्रेसिडेंट।
प्रेसिडेंट करेगा सत्राहुत। सत्रावसान कौन करेगा? सत्रावसान कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। और लोकसभा को भंग कौन करेगा? डिसॉल्व करता है, भंग करता है कौन? प्रेसिडेंट। लोकसभा को भंग करता है प्रेसिडेंट। और सत्र का स्थगन अगर करना है, एडजर्न करना है, तो कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। लोकसभा किसी भी सेशन का अगर स्थगन करना है तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। नोट करके लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए। लोकसभा को भंग करेगा राष्ट्रपति, सत्रावसान करता है राष्ट्रपति, सत्राहुत करता है राष्ट्रपति, लेकिन स्थगन, सभा का स्थगन कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर ऑफ लोकसभा। अब ये प्रॉपर है आपका, एक बन गया क्या? एक प्रॉपर चार्ट बन गया लोकसभा का, बन गया ना? लिख लिया। सत्र को इंग्लिश में सेशन बोलते हैं, सेशन। स्थगन का मतलब एडजर्नमेंट ऑफ द सेशन, एडजर्नमेंट। जैसे मान लीजिए सभा चल रही है, अब अध्यक्ष उठता है, ऐसे पहले तो समझाता है सबको, रुकिए, चुप रहिए, चुप रहिए, प्लीज माननीय महोदय शांत रहें। कोई शांति नहीं तो उठ के चल देता है, एडजर्न, आज का सभा समाप्त करके चल देता है, तो वही है स्थगन। डन। चलिए, लोकसभा का निर्वाचन कैसे होता है? लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन, मेंबर्स का इलेक्शन कैसे होता है? सदस्यों का निर्वाचन, इलेक्शन, इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ लोकसभा। लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन होता है आम जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष, डायरेक्ट इलेक्शन होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। कैसा होता है? प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के द्वारा। यानी ब्रैकेट में 18 वर्ष के से ऊपर, 18 वर्ष से ऊपर के सभी मतदाता डायरेक्ट वोट करते हैं भारत के। आम जनता के द्वारा होता है सीधा इलेक्शन का। फ्लो चार्ट समझ नहीं आता? अरे वाह। लोकसभा में सीटों का जो आरक्षण है, लोकसभा में सीटों का, सॉरी, आवंटन जो है उसको लिख लीजिए। लोकसभा में सीटों का आवंटन किस जनगणना के द्वारा किया गया? लोकसभा सीटों का आवंटन, सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना के द्वारा किया गया। 1971 की जनगणना के द्वारा किया गया है, और 2026 तक ये सेम रहेगा। लोकसभा में सीटों का आरक्षण, अरे आवंटन कैसा हुआ है? तो 1971 की जनगणना के द्वारा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, लोकसभा में सीटों का आरक्षण, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण 330। क्लियर? लोकसभा में अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट, व जनजाति, शेड्यूल ट्राइब्स, और जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण के लिए सीटों का आरक्षण अनुच्छेद किसमें है? अनुच्छेद 330 के माध्यम से, अनुच्छेद 330 में है। देखिए,
लिख लिया, डन, बहुत बढ़िया, डन है। चलिए यहां तक लिख लिया तुमने। बताइए सर, भारत में जनगणना 1999 में पहली बार हुई थी। नहीं भाई, पहली बार 1971 में हुई थी। यस। चलिए अब देखिए यहां पर लोकसभा में टोटल सीटें कितनी हैं। लोकसभा कुल सीटें कितनी हैं? कुल सीटें हैं 550। कितनी? 550। कुल सीटें 550 हैं और इन सीटों में से, कुल 550 सीटों में से अगर बात किया जाए तो राज्यों के लिए कितनी सीटें हैं? राज्यों के लिए 530 सीटें। ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज के लिए 20 सीटें, 20 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 20 सीटें निर्धारित कर दी गई। क्लियर? केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 20 सीटें निर्धारित कर दी गई। अब इससे रिलेटेड और भी प्रोविजंस हैं विधेयक वगैरह के बारे में, तो कल चर्चा करेंगे, आज तो समय हो रहा है और हम कल चर्चा करेंगे विधेयक वगैरह सब कुछ कल देखेंगे ना, जिसमें धन विधेयक और ये फलाना डमकाना सब है। एंग्लो इंडियन का प्रावधान खत्म हो गया, अब कोई एंग्लो इंडियन नहीं है। अब कोई एंग्लो इंडियन का कोई उसमें नहीं है नॉमिनेशन के बारे में। 104वें संविधान संशोधन के द्वारा सब खत्म कर दिया गया है। नहीं अभी तो नहीं अच्छा पढ़ा पा रहा हूँ क्योंकि बहुत तबीयत में बोल नहीं पा रहा हूँ, मतलब बोलने से खांसी हो जा रही। खांसी काफी आ रही है तो अभी बोल नहीं पा रहा हूँ मैं अच्छे से। नोट्स कैसे बनाए? जैसे मैं लिखवाता हूँ वैसे बनाना है, और कैसे। अब जो कुछ मान लीजिए आप लोगों को छूट गया है तो ये हैंगआउट ले लीजिए पीडीएफ, इससे आप लोग अपना पूरा कर लीजिए, नोट्स कंप्लीट कर लीजिए। जो कहीं कुछ छूट गया है पिन कर दिया मैंने ऊपर मैसेज, देखिए। सर एक क्लास क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल, एक नहीं और होगी क्लासेस, और क्लासेज होगी आपके क्वेश्चन आंसर की, एक ही नहीं होगी। अरे पूरा पढ़ा लें, अब 5-7 दिन और क्लास आपकी बची है कुल मिला के। कल आपका लोकसभा राज्यसभा खत्म, उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे जुडिशरी, जुडिशरी एक दिन में खत्म, फिर उसके बाद एक दिन आपका पंचायती राज है, पंचायती राज खत्म, 2 दिन आपका प्रैक्टिस सेशन होगा, खत्म। टोटल 5 दिन का क्लास है आपका। ठीक है ना। चलिए आज क्लास यहीं तक। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।